तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेटिंग वीडियो लेकर। तो आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी जो अपने चपरासी की भर्ती निकली है। वो भर्ती अब उसके जो है 21 तारीख से फॉर्म फिल शुरू हो गए हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि उसके अंदर सिलेबस क्या है, फार्म कैसे भरते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं इस एक वीडियो के अंदर जो कि करीबन 10 मिनट का होगा उसमें पूरे जानकारी मैं बता दूंगा ऑनलाइन जो वेबसाइट के ऊपर जाकर। तो आज के लिए पूरा वीडियो को देखना, मैं पूरे वीडियो को बताता हूँ। चलो ठीक है, बताता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिल कैसे करते हैं, सारी जमकून जानकारी आपको मैं सिलेबस क्या है सब कुछ बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो फटाफट देख लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, भाई, जो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि फॉर्म के जो नियम वगैरह है वो चीज़ें कैसे कहिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड दिनांक इतने और ये सब बता दी कि विज्ञप्ति जो है 19/24 की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है। और ये देखो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के मध्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीन, ये सारी बातें बताई गई है। अब आज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं कि जो 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र के इतने और अनुसूचित क्षेत्र के इतने पदों को भर्ती निर्धारित पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोग्य अभियात्रियों से विज्ञापन के वर्णित क्षेत्रों एवं निबंधनों के अध्ययनीय ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आमंत्रित मतलब कि किए गए हैं। अब देखो, बात समझने की कोशिश करो भाई। जो आपका फॉर्म है वो है 52,52,000 कुल जो पद है वो देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं। जो पद हैं 52,453 ये पद हैं आपके। और इसके अंदर लिखा है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो है वो 46,931 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 55,122। कुल मिला के जो हो रहे हैं वो हो गए 52,453, ठीक है। करीबन 53,000 के करीबन मानिए, ठीक है। फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि किस विभाग के अंदर, विभाग का नाम बताया गया है। और इस विभाग को देखो कि विभाग का जो नाम है वो क्या है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यों के लिए। तो इसमें अधीनिक, ठीक है, पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और गैर, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया गया है, ऊपर बता दी ये भी मैंने सोचा था, और ऊपर ये भी बता दिया है, पद का नाम बता दिया है। और भाई आपको जो ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा किस संशोधित नियम से लागू हुई वो भी बता दिया गया है। अब हम कुछ विशेष नोट पढ़ लेते हैं ऊपर चल के। अब इसे पढ़ने की बात ये कि विशेष नोट ये है कि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जो मेन चीज़ है वो आपको मैं दिखा दूंगा जो कि क्या मेन चीज़ है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि एक में थोड़ा सा डिफेक्ट टेक्निक इशू आ गया भाई। हाँ चलो ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है बच्चों आपके लिए वो है विशेष ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन कोई गलत सूचना गलत या अपूर्ण भरने की कोशिश ना। बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि फार्म भरना है तो ई मित्र वालों को ये मतलब कह देना कि भाई पूरा चीज़ देखो आप फिर भरना फार्म। आपकी डिटेल वगैरह जो है वो एकदम सही भरनी होनी चाहिए। फार्म वगैरह स्पेलिंग वगैरह नाम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो कि आपकी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो आप साथ में ले जाए, उससे ही जो है आपके नाम वगैरह सब लिखना है या भरवाना है, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया जो है कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़। या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, या तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको एक वेबसाइट है, या तो ये इस वेब पे जाना है, ओके, या फिर आपको इस वेब पे जाना है, या फिर आपको इस दोनों पर नहीं जाना है तो आप अपने एसएसओ आईडी के तहत जो है आईडी है बनी होगी सबके लिए, उस पर आप जा सकते हो। यानी इन 3 वेबसाइटों के ऊपर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो और आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप्लाइनों पर क्लिक करो। यदि अभ्यर्थी OTR ये लिखा है देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR TTF अपनी श्रेणी और सब कुछ ये लिखा है दिव्यांग विश्व के राज्य सरकार दिव्यांग शुल्क भुगतान करना होगा ऑनलाइन। अभी OTR वाला सिस्टम चला था ना, वन टाइम फीस वाला, तो वो यदि आपने वो फिल नहीं किया तो वो भी आप इसके अंदर फिल करवा सकते हो अपने लिए। फिर दूसरी बात ये है कि दिव्यांग श्रेणी और राज्य से अनुरूप जो है ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे अभ्यर्थी, और जो विकलांग वगैरह है उनके भी ऑप्शन भरने लिखा है साहब
कि OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता और स्थितिगत राज्य जो गृह राज्य के अनुरूप ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि अतः अभ्यर्थी OTR जो है प्रक्रिया में सावधानी से भरे कि OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद OSSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन के आवेदक को आवेदक पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह। बच्चों ये बात बहुत ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट बता दी है। इसने जो बात कही है वो मैं भी इससे एग्री करता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं अपनी पुरानी फोटो अपलोड कर देते हैं फार्म के अंदर, तो ये आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसमें साफ तरीके से लिख दिया कि आवेदक को आवेदन पत्र के में नवीनतम फोटो यानी करीबन 1 माह पुरानी न हो, 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन से चाहिए यानी कि विजिबल मार्क जो है भरना अनिवार्य है। इसमें यह भी लिखा है कि आपकी फ़ोटो जो है 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बच्चे गलती करते हैं कि 2-2 साल पुरानी फोटो लगा देते हैं, फिर उनको इशू आगे आने वाला इशू मिलता है, क्योंकि यदि बाई चांस सिलेक्शन हो जाता है फिर आपके क्या है वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो DV यानी कि समझिए, और DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसके अंदर आपकी जो फोटो है जो आपने फिल की है वो फॉर्म आपके चेहरे से या फिर आपके जो सुंदर मुख है उससे आपकी फ़ोटो जो है मैच नहीं होती है, तो वहाँ पर आप रिजेक्टेड होने का भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो आप फोटो है ना, या तो फिर आप हथवात यानी वहीं के वहीं ईंट पत्थर पे ही आप नई फ़ोटो खिंचवा लें या अपलोड करा दे, या फिर आपकी जो 1 महीने पहले फ़ोटो गई, 1 महीने जो अंदर फ़ोटो खींची गई है उस फ़ोटो का ही उपयोग करें, अन्यथा आपके लिए आगे खतरा भी हो सकता है। मेरा काम बताना था, आपका सुनना था। दूसरी बात यह है कि भर्ती के आवेदन प्रक्रिया दौरान उम्मीदवार पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करें, और ये भी बात है कि अपना पहचान भी मतलब ज़रूरी है, और जिस हेतु आपके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों के किसी विधि चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आधार कार्ड पर अत्यापन मतलब आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड ये पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी, आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट करता है तो किसी और माध्यम की सत्यापन आवश्यकता नहीं होगी। यदि आधार कार्ड से वो करता है तो और कोई मतलब डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि OTR जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित सरकारी या जानकारी सत्यापन करना हो। यदि बच्चों आप आधार कार्ड से अपना OTR सत्यापन कराते हो तो और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है ही नहीं। यदि आप दूर से आधार कार्ड को छोड़ के कोई दूसरा आप देते हो OTR के लिए, जैसे कि जन आधार है वगैरह वगैरह सब, तो आपको अन्यथा जो जानकारी के तहत जो सत्यापन के लिए दस्तावेज देने पड़ेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करे और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी और सब कुछ आपको दिखाना है। ये चीज़ जो 2 नंबर पॉइंट है आपको ये पूरा देखना है क्या है। ठीक है, मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही। यदि आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस निर्धारित सहमति घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अब निम्न 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है, नाम, पिताजी, सब कुछ। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं है तो बच्चों आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प होना चाहिए, या फिर यदि उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से अपना जो डाटा है वो मतलब इसमें कटा हुआ है टेम्पलेट, वो 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु सत्यापित हो जाऊँगा या होंगी। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन बच्चों आपको इन सभी झंझट में जाना ही नहीं है। ये सारा झंझट आप इसको काट दीजिए, मैं इसको पहले बताता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। इस झंझट का आपको जाना ही नहीं है। ये झंझट आपने करना ही क्यों है? यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो बात खत्म है ना। और हर एक बच्चे मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट है वो मेरे हिसाब 100 में से 100% मैं मान सकता हूँ कि भाई कि सबके पास आधार कार्ड है। और मैं ये चाहूँगा कि आधार कार्ड से ही अपना सत्यापन करा ले, ताकि एक बार में आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाए और पढ़ाई में आप ध्यान दे सकें। नहीं तो इन फालतू के लफड़ों में आप पड़ गए, आधार कार्ड नहीं है तो आप इन फालतू के लफड़ों में पड़ गए। और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, चलो कराए कुछ नहीं, लेकिन तीसरे लफड़े में पड़ गए भाई तो बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि आपको वो टेंशन होगी कि वहाँ पर जाना है, वो ऐसे करना है, वो सारे। इसलिए आप इन लफड़ों में पड़े ही ना। मैं तो बोलता हूँ यही चीज़ सही बेस्ट है, आधार कार्ड वाला। आधार कार्ड से अपना सत्यापन करा दे और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं है या खो गया, अभी 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, तो वो आप जल्दी से कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसमें लिखा है, चलो मान तो ये कुछ तो गलत है। यदि ये जो अंडरलाइन करी हुई बात एक और है कि भाई इसमें क्या लिखा है, देखो, ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती प्रविष्ट की जाती है तो उससे अभ्यर्थी की गलती ही माने जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखी है, इस बात से मैं खुद अग्री करता हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर लिखी है कि ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती होती है, प्रविष्ट की जाती है, तो अभ्यर्थी की गलती ही मानी जाएगी। मतलब यदि ई मित्र द्वारा फॉर्म भर रहा है और उससे कोई गलती हो जाती है आपकी स्पेलिंग मतलब आपके नाम लिखने में या फिर कोई नंबर डालने में, तो वो गलती उसकी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आप पास में बैठे और आप जब पहली बात तो ये बच्चों जो फॉर्म फिल कराते हो आप, तो आप उसके सामने बैठ के करो कि भाई मेरे सामने कर। सॉरी बच्चों। दूसरी चीज़ ये है कि
अभ्यर्थी एक बारी पंजीकृत शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करना है, ये सलाह दी जाए। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आप पढ़ लेना, मैंने बोल के बता दिया, कोई अन्य पोर्टल नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी एक बार पंजीकृत शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व निश्चित सुनिश्चित करे, ताकि इस प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजेक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा किसी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं ही ईमेल आईडी दर्ज करे। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदले। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजी जाती हैं। आवेदन अपने स्वयं एसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी एसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। अब बच्चों ये बात मैं भी इससे एग्री करता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने फॉर्म के अंदर जब फॉर्म फिल कराते हो, चौथा पॉइंट, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, ये चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात ये बोल रही है कि भाई जो फार्म भरते हैं बच्चे, या तो अपने मम्मी का नंबर या अपने पापा का नंबर दे देते हैं। एसएसओ आईडी जो है अपनी, या तो कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि एसएसओ आईडी है जो अपने भाई की जो एसएसओ आईडी होती है उससे वो कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना, आपके नंबर ही देने हैं। बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो होगा मेरे हिसाब से, तो सिलेक्शन होने के बाद जो जितनी भी जानकारी आपके नंबर पर आसानी से आ सकेगी, ठीक है ना। तो लो कोई बात नहीं, आपकी समझ है ये, तो आप मुझे पता है आप सही तरीके से करोगे। फिर इसमें लिखा है कि आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, इसका यह अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्री विवज को आवेदन सबमिट होना नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा और परिस्थिति ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रिक्वायरमेंट और पोर्टल पर दी गई हेल्प डेस्क नंबर पर ईमेल पर संपर्क करें। यदि कोई हेल्प नंबर नहीं है तो बच्चों देखो सीधी बात, ये कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म फिल करने, तो आप इस नंबर पर और इस नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, इनकी हेल्पलाइन। दूसरी बात इसने ये बोली है कि भाई ये जो है अपना जो मतलब यदि आप फॉर्म फिल करते हो और आपके जो फॉर्म क्रमांक ऊपर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आपके फॉर्म के ऊपर यदि फॉर्म नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। फॉर्म क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। और यदि फॉर्म संख्या आ रही है तो इसका मतलब आपका सही है। दूसरी बात ये बोली इसने कि यदि अभ्यर्थी अपनी तिथि ऑनलाइन मतलब आवेदन तक आपको क्या सब कुछ सही कर देना है, प्लस दूसरी बात कोई गलती आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चीज़ जो आठवीं बात ये बोला है कि अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्या और शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 108 पर शिकायत कर दर्ज एवं सूचना आदि करने मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात सही है इसकी। फिर इसमें देखो आप कुछ ये बात भी आप देख सकते हो कि बच्चों इसमें जो लिखी है चीज़, आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो गलत सूचना देने और तक छुपाने बोर्ड अभ्यर्थी जो है नियमानुसार कार्रवाई के लिए ये होंगे। दूसरी बात ये जो गलत सूचना भी आपको नहीं देनी है, आपको मैं ज़्यादा फटाफट बता देता हूँ। एक पंजी शुल्क, अब इसके शुल्क की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लिखा है कि आपकी जो सामान्य वर्ग यानी कैमेलियर श्रेणी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग है पिछड़ा, इसके लिए 600 रुपये होगी। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो श्रेणी के बच्चे आते हैं उसके लिए जो है 400 रुपये होगी। समस्त दिव्यांग है उसके भी 400। बच्चों महत्वपूर्ण बात ये फार्मिंग फीस 600 रुपये है, लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह है या समस्त दिव्यांग जन है उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, फिर अपन बात करें दूसरी नोट दिखा रही बच्चों, नोट है राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों निवासी है और जाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो कमजोर वर्ग श्रेणी के आते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में लिए सामान्य वर्ग अभ्यर्थी अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसी अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के निर्धारित पंजीकृत शुल्क भुगतान करना होगा। इसमें ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थी शुल्क देय नहीं होगा। तो ओटीआर जमा करवा वो शुल्क देय नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे बाहर से हैं उनके लिए भी ये फॉर्म फीस बता दी गई है क्या वगैरह कुछ है। और ये चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी रिक्त पदों का वर्गाकार आरक्षण उन्हें बताया गया है। आरक्षण कैसे क्या है वो सारी चीज़ बताया गया है। तो बच्चों इसका मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको आपको देख लेना एक बार। आपको मैं जैसे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, क्षेत्रीय आरक्षण की ये सब चीज़ बता रखी है, आप देख लेना आराम से। मैं इसके लिए वीडियो को तो धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। नोट अनुसूचित जनजाति पुरुष 7 अनुसूचित और जनसंख्या और 2 अनुसूचित के बैकलॉग के हैं जो पदों में शामिल हैं। तो बच्चों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर नोट आपकी जो ये आप इतने बिंदु जो हैं आप ये भी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये भी आप देख लेना, मैं फालतू में नहीं बोलूँगा। इसमें जो एक चीज़ जैसे कि महिला भूतपूर्व सैनिकों उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण है 37 होगा। विज्ञापन जारी होने के अन्य विद्यापी पदों की संख्या परीक्षा परिणाम के पूर्व तक कमी को बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है। इसे अभी के तो बच्चों मतलब चुनौती नहीं दी जाए। मतलब बच्चे ये बात कह रहे हैं कि फार्म जब तक फिल हो रहा है या फिर फार्म एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जो भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके अंदर फॉर्म की जो संख्या है बच्चों, वो फॉर्म की संख्या जो है ये बढ़ा भी सकते हैं
ठीक है, और घटा भी सकते हैं। इसमें कोई भी आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी मर्जी, वेबसाइट वाली जो है सरकार की मर्जी है, वो बढ़ाए और घटाए उनकी मर्जी, ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, इसमें लिखा है विशेष प्रावधान वगैरह, आप सब कुछ देख सकते हो क्या लिखा है। सारी सूचना इतनी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बात देखो आप, इसमें लिखा है कि विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 के अनुसार विशेष सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति 28 तक अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र उपयुक्त उपलब्ध नहीं होने की दशा उनके लिए एक प्रकार की रिक्तियों को अधिकतम 53 भर्ती वर्षों के लिए अग्रेसित किया जाएगा। अब बच्चों इसमें जो चीज़ें आप देख ले लो सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें देख लो, अब कार्मिकों और सारी चीज़ें जो देखो इसमें देख लो, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी वो अभी देख लो, और अच्छी बातें हैं और कुछ बातें हैं जो फालतू की बातें भी हैं इसमें। पूर्व सैनिकों हेतु सब कुछ लिखी है सबके लिए, जो आप कुछ भी हो कर भी सकते हो, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कुछ अच्छी बातें हो तो हम आपको बता दें, लेकिन अभी तक तो कुछ अभी बातें मुझे पास आई नहीं है, ठीक है। अभी उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रबंध, ये जो बच्चे जो हैं भाग ले रखे हैं गेमों के अंदर, उनके बारे में बताया गया है, तो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे कुछ है जो अपने नहीं है। जो मेन चीज़ है मैंने आपको बता दी है, ऊपर फार्म कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन के अनुसार चतुश्रेणी पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 1 दिए परिवेश काल में मासिक नियत और परिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दिए। मतलब जो आपको बच्चा वेतन है इसके 5वें पॉइंट जो है बिंदु के तहत होगा, जो 7वें लेवल के तहत होगा, और प्लस एक दे पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे होगा, और परिवेश काल में जो है आपका मासिक जो नियत है वो परिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा अनुसार दे होगा, ठीक है बच्चों। ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, तो आपको सबको पता है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता, अब ये जो चीज़ है आपके लिए है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन विनियमों को उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता है। सीधी भर्ती के लिए पद, उक्त पद के लिए आवेदन करने की जो पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी उपयुक्त नहीं कर सकती। अब तो बच्चों ये बात है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया गया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया है, लिखित परीक्षा साक्षात्कार में सुने। तो बच्चों ये पॉइंट है जो आप पढ़ लो, फालतू के मतलब पॉइंट जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और आप जो आप आगे पॉइंट जो है वो अन्य योग्यता वो सारे कुछ आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या लिखा है, राष्ट्रीयता मतलब भारत का नागरिक वगैरह आप देख सकते हो। आपको थोड़ी देर में इंपॉर्टेंट रोक के दिखा देता हूँ, ये आपको देख लेना, ठीक है। अन्य देश से 22 तक आप सब आप देखना, लेकिन ये चीज़ जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अब मेजर चीज़ जो इंपॉर्टेंट होगी मैं अपना आप रोक ले बता दूंगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2026 को आप क्या होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होंगे, 40 वर्ष नहीं हुआ हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना जो है की जाती है। आवेदक की आयु जो है इतनी होनी चाहिए, मतलब आप 18 तारीख मतलब 1 जनवरी आप जो है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु तक होने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है फिल नहीं होगा। आप अपना जन्म तिथि के हिसाब से देख लेना ये क्या चीज़ है, उच्च आयु सीमा ये वगैरह आप छोड़ दो, आपने लिए नहीं है। तो इसमें जो एक चीज़ लिखी होगी सरकार की परामर्श, इसमें जो आयु सीमा 5 वर्ष की छूट किस में दी है बच्चों, देखो कुछ ऐसी जाति भी हैं जिनको छूट दी गई, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है बच्चों। ये आप दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति और ये जो पिछड़ा वर्ग वगैरह है कम, जो उनके 5 साल की छूट दी गई है। इसमें 10 साल की भी छूट दी रखी है जो अन्य अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ठीक है बच्चों। ये किस जाति के लिए छूट है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन 2 साल ये दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये आयु सीमा वाला बात है जो आपके लिए शर्तें मानी। पेंशन क्या है, नए नियुक्त होने के वाले कर्मचारियों को, और इसमें लिखा है कि जो नए कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं उनके राज्य द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। अब जो राज्य द्वारा जो पेंशन चल रही है वही लागू होगा, कोई फालतू की चीज़ नहीं है इसमें। इसमें ये भी लिखा विवाहित पंजीयन, ठीक है, सब कुछ लिखा है इसमें, आप पढ़ लेना इस पॉज करके। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंजीकरण शुल्क जमा करवाने का, अब देखो बच्चों कुल मिला के अंक, ये लास्ट तारीख में बता देता हूँ क्या है। इसमें लिखा 21/3/2025 दिनांक से 19/4/2025 को रात्रि इतने बजे तक कराया जा सकता है। मतलब फॉर्म जमा करा जो है 21 तारीख से 19, करीबन 20 या फिर आप देख लो आप 10 मतलब 30 दिन मान लो, आप 30-28 दिन मान लो आपके पास है, मतलब मैं 1 महीना है आपके पास फॉर्म जमा करवाने का। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है ये में आप देख लो, ये वाला चीज़ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, क्या लिखा है परीक्षा आयोजन जो है बोर्ड। अब इसमें लिखा है कि तो बच्चों एक बात ये है कि परीक्षा जो है बोर्ड द्वारा चतुश्रेणी कर्मचारी में उक्त पदों पर जो आपकी परीक्षा है वो दिनांक 18 और 21 सितंबर को, मतलब सीधी बात कह दी है 18 और 21 सितंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT टेबलेट आधारित परीक्षा TBT ऑफलाइन ओमार शीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। तो बच्चों में लिखा है या तो TBT
या फिर सीबीटी या फिर ऑफलाइन ओमार शीट पर आपकी परीक्षा जो आयोजित हो सकती है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। बोर्ड द्वारा समस्त अधिकारियों को बोर्ड की वेबसाइट माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और द्वारा डाक को भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। और सीधी बात करिए, डाक के जरिए नहीं, बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो बच्चों, प्रवेश कार्ड भी होना जरूरी है। इसके हम क्या बताऊँ आपको, मैं आपको सब पता है, नामित प्रमाण पत्र के संबंध सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब आपको इसमें आपकी है नियुक्ति की अयोग्यता। किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को किसी अधिक जीवित पत्नी आवेदन कैसे करें, तो ये जो चीज़ है, आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के आवेदन प्रस्तुत करें। नोट, जैसे कि तो इसमें ऑनलाइन जो है आप आवेदन पढ़ने के हेतु बोर्ड की विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों को। तो पहले बात तो ये बच्चों कि आपको आवेदन भरना मैंने बता दिया है कि फॉर्म जाना है और सब कुछ भर दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फोटोग्राफ स्कैन अपलोड करने के लिए निर्देश। तो बच्चों ये चीज़ है ना, ये आपको मैंने बताना ही पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, क्योंकि ये जो ज़्यादा चीज़ें पूरी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन को न्यूनतम रंगीन फोटो अधिकतम 0.1 माह पुराना अपलोड करानी चाहिए। क्या अधिकतम 1 माह तक बीच में होनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद रंग हल्के रंग की होनी। मतलब बच्चों ये देखो आप, बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए और हल्के रंग की होनी चाहिए, तेज कलर का नहीं होना है, भड़काऊ कलर। फोटो को आवेदन चेहरा जो है 50% जगह घेरना, मतलब जो फोटो के अंदर जो चेहरा है आपका 50% जगह जो है घेरना होना चाहिए। और ये जो कपड़ा छाया, मतलब आपकी सिर्फ किसी भी कपड़े छाया और बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए आपका सिर। ठीक है बच्चों, आवेदन सिर्फ आँख, नाक और तोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा है। यदि आप चश्मा पहनते हैं और तो फोटो खिंचवाते हैं समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक प्लेस नहीं होना चाहिए। आवेदन की फ़ोटो में काला धूप वगैरह नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपको पता है। फ़ोटो की JPEG इसमें लिखा है कि 3.5 साइज क्या होनी चाहिए, 3.5 और 4.5 इसकी होनी चाहिए साइज। दूसरी बात इसने ये बताई कि फ़ोटो की जो न्यूनतम जो है 240 से 320 या फिर अधिकतम 480 से 680 0.3 मेगापिक्सल होना चाहिए। फाइल का जो आकार है वो 50 KB मतलब 100 KB तक होना चाहिए और स्कैन की गई जो फोटो है वो आकार 100 KB तक होनी चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थित पत्र पर लगी फोटो आवेदन जो है मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य। मतलब जो है प्रवेश पत्र जो फोटो होगी वो फोटो और जो आपने फॉर्म फिल किया वो फोटो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो आप अयोग्य माने जाएंगे। ये सबको पता है। हस्ताक्षर अपलोड करने, अब हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने वो भी देख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें लिखा है कि आवेदन एक सफ़ेद कागज जो A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे नीले रंग से पेन हस्ताक्षर करना। बच्चों आपको नीले रंग से जो है हस्ताक्षर करना है, ब्लू कलर नीले रंग से आप साइन करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रंग। ठीक है, पेन लेना है और जो है आपके पास सेंटीमीटर की चौड़ाई बता दी, ये सेंटीमीटर हथवात आपको करना है, वहीं ई मेथड अब पेपर दे देगा आपको करना है। ठीक है, इसके से सही तरह से नाप कर केवल आवेदन जो द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति साइन आपको खुद को करना है। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन कराकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने की पश्चात अपलोड करें। बताओ आपको क्या करना है, साइन करना है, फिर साइन जो है आपको स्कैन करना है, जो अपना ई मेथड वाला कर देगा फैक्स मशीन से। फिर आपको क्या करना है, उस स्कैन को जो अपलोड करना है। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें अपलोड है, अन्यथा परीक्षा प्रवेश। तो ये बच्चे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बता दी है। दूसरी चीज़ आपको ये है कि अब चलते हैं आगे। ये साइन भी जो है आपको GP बता दिया जाएगा क्या क्या होना चाहिए, कंपनी वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया गया है। विशेष टिप्पणी आपको नहीं देनी है। अभी संशोधन वास्ते के लिए भी आपको टाइम देने वाला है मेरे हिसाब से, यदि आप ये भी दौरान, ठीक है ना, वो भी आपको बाद में दिया जाएगा, वो भी बता देंगे आपको। अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपको, इसमें आप देख भी सकते हो। और पात्र प्रमाण समुद्र पर बनना, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आपको मैंने ऊपर जो चीज़ें बताई उनको ऊपर आप फॉर्म फिल करें, जरूर मतलब जरूर ध्यान रखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म गलत नहीं भरना है और नहीं करना है। और अब चीज़ आएगी इंपॉर्टेंट कि पाठ्यक्रम क्या है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी हेतु पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ। देखो बच्चों सीधी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, एक चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसमें जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है आज। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कीम पाठ्यक्रम क्या है। देखो सामान्य हिंदी आएगी आपके, सामान्य इंग्लिश आएगी आपके, सामान्य ज्ञान आएगा आपका। अब देखो सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन, सामान्य इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। बच्चों ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसके अंदर आपकी जो सामान्य इंग्लिश है उसके 30, सामान्य इंग्लिश के 30, सामान्य इंग्लिश
15 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन, ठीक है, और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन हो गए। उसमें से 50 में से आप देखो आप क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा है कि आपके सामने ज्ञान के क्या है, देखो कि आपके जो भूगोल है 10 क्वेश्चन है, इतिहास के 10 हैं, भारतीय संविधान के 10 हैं, सामान्य विज्ञान के 5, सामान्य विज्ञान भी आने वाली है आपकी, ये आप देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, समसामयिक घटनाएं आएगी 10 क्वेश्चन, और बेसिक्स कंप्यूटर आएगी 5, सामान्य गणित भी आने वाली है 25 अंकों के, और कुल मिला के आपके जो अंक होते हैं वो 120 नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या आगे देखते हैं, 120 क्वेश्चन आपको कुल मिला के आएंगे। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, तो आपके क्वेश्चन पेपर की जो पैटर्न क्या होने वो देखो आप, तो इसमें पेपर बता देता हूँ क्या है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 200 नंबर का होगा, 200 नंबर जो है मैक्सिमम नंबर होंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 120 होगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही। फिर आपको जो डायरेक्शन ऑफ द पेपर 2 आवर्स, आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, ठीक है, ज़्यादा मिनट नहीं होगा, फटाफट आपको पेपर करना है जाते ही। फिर आपको क्या करना है, ऑल क्वेश्चन कैरी और इक्वल मार्क्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन करो आपको इक्वल नंबर ही मिलेंगे, ऑल क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। फिर नेगेटिव मार्किंग 1/3, आपको जो देखो नेगेटिव मार्किंग सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, वो होगी 1/3 की, कितनी होगी 1/3 की, ठीक है। और मार्क विल, इसमें लिखा है 1 मिनट को, डिक्टेड टू फॉर इच रॉन्ग आंसर, आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 10 स्टैंड ऑफ द पेपर विल द डेट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो बच्चों ये जो चीज़ है आपको बता दी गया है मैंने, ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है, 7वां पॉइंट था। अगर पाठ्यक्रम, अब बच्चों ये पाठ्यक्रम है, अब पाठ्यक्रम देख लो आप, सामने हिंदी के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर क्या आने वाला, टेंस आने वाले हैं, सीक्वेंस आने वाला है, टेंस वॉइस आने वाले हैं, सब कुछ देखो आप, सेंटेंस आने वाले हैं, एक्सटिव नेगेटिव आने हैं, इंप्रेस और एक्टिव एंड पैसिव आने वाले हैं, ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आने वाले हैं विथ है हिंदी वर्जन। ओके बच्चों, ये ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल आने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल टर्म्स, अब ये जो है ना टेक्निकल टर्म्स आने वाली है आपको विथ देयर हिंदी वर्ड्स, हिंदी में दे देंगे, और फिर आपको इंग्लिश में सब चूज़ करने वाला वर्ड्स कुछ, मतलब आपके लिए इंग्लिश जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना, मतलब बच्चा ये करने की कोशिश करे इंग्लिश के अंदर आप 15 से में से 15 कोशिश करें कि आपके 15 से में 15 पूरा आए, क्योंकि इंग्लिश में आप यदि नंबर अच्छा लेके आए तो बात ये है कि आपके जो है मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। भूगोल जो है, भूगोल में आप देख सकते हैं ये आने वाला है, और इंग्लिश के अंदर आप सीक्वेंस ऑफ टाइम टेंस भी आने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ये इम्प्रूव जो है, और एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्ब से आने वाले हैं, सब कुछ आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जियोग्राफी में देख लो, राजस्थान लोकेशन आने वाले हैं, और फिजिकल डिसीजन, ये सारी चीज़, सोइल आने वाली है, न्यूट्रिशन जो है, वेजिटेशन वे आने वाले हैं, एंड फॉरेस्ट आने वाले हैं, कॉन्स्टरवेशन आने वाला है, साइज ऑफ पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन और डेंसिटी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ राजस्थान आने वाला है, स्टेट रोड्स कितने राजस्थान ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आएगा, राजस्थान इतना कला आएगी, हिस्ट्री एट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आने वाला है, ठीक है। हेरोइकल मतलब क्या है, मोमेंट, फ्रीडम मोमेंट क्या है, ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें देखनी है आपको। सेलिब्रिटीज ऑफ राजस्थान फ्रॉम हेरोकेल, जो कौन राजस्थान से कल्चर के पॉइंट ऑफ, मतलब कौन राजस्थान के जो है रखते हैं नायता वो चाहे को बताना, भारतीय संविधान राजस्थान, वो सारे आ जाए। मतलब आपको अंदर मेरे हिसाब से जीके, जो राजस्थान की जीके आसान ही है कुछ, मतलब बड़ी तो है, लेकिन आपको ये पॉइंट है ना इंग्लिश वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर ये लिखे हैं कि कल्चर से कौन रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि ये फ्लोक कल्चर है ना, ये वाला कहाँ प्रचलित है, ये सारा आने वाला है, जो कि इसमें देखो फ्लोक करके कई एक ये यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और आपको ये करना होगा यार, ठीक है ना। फ्लोक फॉर इंटेक्चर है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे अलग, अब ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और सारी चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। सामान्य विज्ञान भी आने वाले, जनरल साइंस भी, जनरल साइंस का फिजिक्स और जो केमिकल होते हैं वो केमिकल चेंजेस, और मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेजर जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ लाइट एंड जनरल टर्मोलॉजी रिलेटेड आएंगे आपके। जेनेटिक्स आने वाली, ह्यूमन बॉडी आने वाली है, और स्ट्रक्चर आने वाले, ऑर्गन आने वाले, सिस्टम और मेजर हार्मोन आने वाले हैं, डिसीज आने वाली है, और डिसीज जो है वो आपको बताइए कौन कौन सी डिसीज हैं, और कौन कौन से पैथोजन से होती हैं, और वेस्ट आने वाले, वेस्ट जो मैनेजमेंट होते हैं उनके बारे में, ठीक है बच्चों। फिर मेजर करंट, अब ये जो है मेजर करंट इवेंट जो अभी जो हाल ही में घटे हैं वो आएगा। फिर कंप्यूटर आने वाला है, गणित आने वाले, मैथ में तो आपको पता है SCM LCM है, और एवरेज है,
प्रॉफिट होने वाले लॉस कौन है वो बताएगा। सिंपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रेटियो ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ आने वाला है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न में 0.5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे। अब बच्चों में देखो 5 विकल्प देंगे, इनमें से अभ्यर्थी केवल एक विकल्प को ही नीले बॉल पेन से गहरा गोला। तो बच्चों ये जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी इसमें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जरूरी आपको देखने लायक होगी। इसमें लिखा है कि जो बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सभी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी पुष्टि करवाए जाने हैं तो ओमर उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए होंगे। इसमें लिखा है कि प्रत्येक में हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आने वाले हैं ABCDE, और ठीक है, और कोई भी करेक्ट है तो आपको क्या करना है, राइट नहीं करना है। जैसे ओमर शीट ऐसी आती है ये इस प्रकार की, तो आपको जो ऑप्शन, जैसे कि ये 5 ऑप्शन दे रखे इसमें आगा एक, इसे आपको मैं बताता हूँ 1 मिनट को, इस वजह से एक ओमर शीट ऐसे आएगी आपके पास। ठीक है, ये गोला होगा आपके पास, ये मैंने बड़ा बताया आपको लेकिन छोटा आएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, अब आपको जो लग रहा है जैसे कि आपको बी राइट लग रहा है तो बी को ऊपर कैसे करना है, वो भी आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए। कौन सा पेन होना चाहिए, ब्लू पेन। क्या होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, और ब्लू पेन से आपको क्या करना है, ऐसे गोला भरना है। अब पूरा मैं भर कर दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, पूरा एकदम गोल गोल पूरा गोल भरना है आपको, ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए, पूरा एकदम भरना है आपको। ठीक है, पूरा आपको स्पेसिफिक भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक विकल्प ही भरना है आपको, और अभ्यर्थी तो प्रश्न हल नहीं किया गया है तो उसके 5 विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। देखो ये बात तो इसी पर लिखा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5वें विकल्प से किसी भी को गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न में 1/3 घटाए जाएंगे। बच्चों आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, इसमें साफ लिखा है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हल नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यदि अभ्यर्थी द्वारा, साहब मैं पढ़ के बताता हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5वां विकल्पों में से किसी भी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों पर तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 तक अंक घटाए जाएंगे। यदि आपने कोई ऑप्शन नहीं भरे हैं तो आपका 1/3 मार्किंग के हिसाब से वो घटता जाएगा। ठीक है बच्चों, और निर्धारित समय आपको दिया जाएगा, बोर्ड वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म फिल करना, और यही चीज़ है मैंने बताई है। और कोई भी डाउट है तो आप खुद इस वीडियो को वापस रिप्लेट करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया वो फाइनल डिसीजन है। लगभग मैंने 100 में से आपको 99% मैंने आपको चीज़ें बता दी है कि क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, 99% मैंने बता दी है, एकदम वो परफेक्ट बताइए। ठीक है, आपको कैसे करना है अब सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, कम बैक वीडियो। तो मुझे पता भाई आप इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी ले ली होगी, और अब आप जो इस भर्ती के अंदर इंटरेस्टिंग है, जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी या तो अपने फ़ोन के अंदर या फिर ई मित्र के अंदर जाकर अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है करीबन 53,000 या फिर 52,000 पद आ रखे हैं। और भाई साहब मतलब इसमें 52,000 के करीबन लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 53,000 ही पद हैं। लेकिन भाई साहब मैं सही बोल रहा हूँ, इस नौकरी के अंदर बहुत सारे पद हैं और आप मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। बट अच्छी जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि जो अच्छी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। और ये कोई लो क्लास नौकरी नहीं है, बिल्कुल लो नहीं है, ये हाई है, क्योंकि जो है चपरासी के अंदर भी तनख्वाह जो है 50,000 के करीबन मिलती है। तो ओके, जल्दी मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया है, फटाफट ही आपको इस वीडियो के अंदर, इतने छोटे वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, कम टू कम वीडियो। यदि ऐसी अच्छे वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। ओके।